Hello dear friends, how are you? Today we are going to discuss your course poem in elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. This poem published around 1964. When we come to this poem structurally, you know already in other videos we will discuss this several times in about the structure, how poetry, when we study the poem or the poetry, we should keep one thing in our mind that we already have discussed in other videos, that on the basis of a structure and on the basis of a theme, there are two aspects to study poetry. And as a matter of fact, when we try to take this poem structurally, you know, here this poem structurally, a stanza wise is divided into four stanzas, and these four stanzas run individually with an individual theme and ideology. Here, when we come to the structural application in literature, this poem runs with several literary approaches, literary figures, as literary figure repetition, alliteration, metaphor, simile, synecdoche, transfer epitaph, rhetorical questions, apostrophe, such application and literary figures have been applied. इस तरह के यानी लिटरेरी फिगर्स इसमें अप्लाई किए गए, लेकिन आपके कोर्स रिलेटेड जो कॉम्प्रिहेंसिव टेक्सुअल जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है वो बेसिकली वी हैव टू कम थीमेटिक ग्राउंड, हमें थीमेटिक ग्राउंड पर आना पड़ेगा और उसको ज़्यादा हमें समझना पड़ेगा ताकि कॉम्प्रिहेंसिव टेक्सुअल क्वेश्चंस वी एबल टू आंसर, ताकि हम उनके जो है सीधे तरीके से एज एग्जामिनर आस एग्जामिनर एक्सपेक्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड, वी हैव टू टेक वेरी cautiously in the stream, in the approach of information. हमें इसको सूचनात्मक तरीके से, इंफॉर्मेटिव तरीके से समझना पड़ेगा। आइए हम बेसिकली इस पोएम को समझने के लिए थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि विषय वस्तु है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, हमें यहाँ इस पोएम के टाइटल में तीन वर्ड हमें नज़र आते हैं। वेरी फर्स्ट एलिमेंट्री, and second one school, and third one classroom in a slum. Okay, that means schooling education, and in a schooling education we have to learn, we have to distinguish schooling education stages. स्कूल एजुकेशन को हमें पहले समझना पड़ेगा। एलिमेंट्री स्कूल क्या होता है? एलिमेंट्री स्कूल means primary and upper primary schools are in elementary schooling. elementary school में हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं, बच्चे जो जहाँ पढ़ते हैं उनको हम यानी एलिमेंट्री स्कूल बोलते हैं। क्लासरूम एलिमेंट्री स्कूल का कक्षा कक्ष जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, but title clears what type of children for this elementary school is here highlighted. यहाँ क्लियर होता है कि किस तरह के यानी जो है बच्चे यहाँ पर, और क्लियर है स्लम। इन स्लम मीन्स स्लम एरियाज, यू नो स्लम एरियाज, डिप्राइव्ड पीपल, सो नेचुरली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु आर very scared from the society, children who are not able
to be the mainstream of the education. Here, as a socialist, as a reformer, basically our poet is the pessimist, and reformer as a socialist, he raises injustice in society, and class inequalities. And this poem echoes injustice and class inequalities. जैसा कि हमें स्वाभाविक तरीके से कवि को जब हम लेते हैं, पोइट को जब हम लेते हैं, तो कई कविताओं में पोइट ने अपने विषय वस्तु को समाज भेद और वर्ग भेद और समाज में अन्याय को अपना विषय वस्तु बनाता है। अनेकों कविताओं में, चूंकि इस कविता की यदि घटना पब्लिकेशन को हम लेते हैं तो ये ऐसा माना जाता है 1964 के लगभग ये पब्लिश हुई। और ये घटना वर्ल्ड लेवल की यदि हम बात करते हैं तो ये जस्ट आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार। फर्स्टली हम बात करेंगे, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया की स्थिति खराब हो गई। उसके बाद स्पेशली इस तरह के जो डिप्राइव्ड जो पीपल हैं, नेग्लेक्टेड जो पीपल्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बस्तियां हैं, उनसे रिलेटेड यदि प्रॉब्लम्स को हम बात करें, और नेचुरली इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर हम बात करते हैं, मॉडर्न लिटरेचर इटसेल्फ इंटरोगेशन। आधुनिक जो कविताएं हैं, आधुनिक कविताओं का जो टोन है वो इंटरोगेटिव टोन है, क्वेश्चंस अरेंज करती है। यानी आधुनिक कविताएं प्रश्न खड़ा करती है समाज के सामने, समाज से प्रश्न पूछा जाता है, वो इज रेस्पॉन्सिबल। ये कविता टाइटल को लेते ही मुझे एक विलियम ब्लेक की पोएम याद आती है, लंदन। उस लंदन में भी इसी तरह का क्वेश्चन उठाया कि किस तरह से हार्लट, एक हार्लोट जो वेश्या है, और शी गिव्स बर्थ अ चाइल्ड, बट the word blast has been applied there. That is ironical, and for the purpose of the interrogation to the society, their poet asks who is responsible for such children, and the answer ultimately is that the society is responsible. Here I would like to also recall you a certain poem here, because poet is pathetic, having the condition of such a category, such a class, and he is sympathized with them. Consolatory, here the appeal of consolatory, here as in Thomas Gray's poem Elegy written in country churchyard, उस कविता में भी कवि ने इस तरह की अपील की। हम टेक्सुअल लाइन्स के थ्रू चलते हैं वन बाय वन, and try to explain, try to interpret you. Here come far far from gusty waves. सबसे पहले कवि स्टार्ट होता far far from gusty waves. That means as soon as poet starts, ऐसा लगता है कविता की पंक्ति जो स्टार्ट होती है तो कहता है दूर, कहीं दूर, फार फार, यहाँ ग्रेट डिस्टेंट, एक बहुत, यानी जो डिस्टेंट को बताता है कि गस्टी वेव्स, यहाँ गस्टी वेव्स करंट ऑफ वाटर, एंड करंट ऑफ वाटर मीन्स यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है जिस तरह से लहरें, जिस तरह से तरंगे अपना यानी रूप रखती है, एनर्जेटिक होती है, बचपन में बच्चों के चेहरों पर किस तरह से ऊर्जा होती है, बट हियर द चिल्ड्रन described and poet is going to describe. Here it's the live commentary. Poet is in a slum, a school classroom, and there poet describes, और वहाँ से कवि डिस्क्राइब कर रहा है। कवि देखता है
कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के चेहरों पर बचपन की रौनक इनसे दूर, अति दूर है। कभी जब फार फार का प्रयोग करता है, फार फार वर्ड अप्लाई करता है, ये इन व्यू पॉइंट ऑफ लिटरेचर ये आपका रिपीटिशन कहला सकता है। एंड रिपीटिशन for the emphasizing purpose, and poet says very emphasizingly, these children's faces, these children to clear the idea, poet applies simile। और तुरंत कवि ने जो प्रथम पंक्ति में ओपनिंग लाइन में जो बात कही उसको सिमिली के द्वारा क्लियर करता है। यू नो वेरी वेल why poet applies a simile, what is the use of simile in literature? Simile's purpose is to clear the idea, and poet says like rootless weeds, these children have been presented to clear the idea like rootless weeds, unwanted plants। and how rootless weeds, agricultural process when certain plants not wanted, जब कुछ ऐसे पौधे जिसको हम खरपतवार कहते हैं, कृषि विज्ञान में हम जानते हैं, उनको जब खेतिहर व्यक्ति एक तरफ डाल देता है, उनको निकाल के, उनकी जड़ें नहीं होती, वो बिना यानी सप्लाई ऑफ वाटर, विदाउट सप्लाई ऑफ अदर, तो वो किस तरह से पीले पड़ जाते हैं, और इस बात को क्लियर करना चाह रहा है। Probably poet wants to say that here poet wants to present the condition of these children, इन बच्चों की स्थिति को कवि बताना चाहता है। और क्या बताना चाहता है? शारीरिक, फिजिकली एज वेल एज इंटेलेक्चुअली, मीन्स मेंटल, ये दोनों स्थितियाँ बताना चाहता है खरपतवार से तुलना करके। The hair torn round their pallor, untidy, the condition of children is untidy, बाल बिखरे हुए हैं, pallor means yellowish, उनके चेहरे जो पीले पड़े हुए हैं, वो किस तरह से, यानी बच्चों को बराबर पोषण नहीं मिलने की वजह से, माइनर न्यूट्रिशन। Probably here poet raises the problem of the country, and not only individual country, all over the world such problems raising their face, they are in the burning list of the problems of the world, and probably this has been raised here कि किस तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। The tall girl with her way down head, here then poet mentions, describes a girl sitting in that room, in that classroom, from where poet is commenting lively, जहाँ से कवि सीधा प्रसारित कर रहा है उन बच्चों की स्थिति को, कक्षा कक्ष से, एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम, वहाँ से जो बच्चा बैठा हुआ है कक्षा कक्ष में, उसमें से पोइट पॉइंट्स आउट अ गर्ल, टॉल गर्ल, बट सी हैज पुट हर हेड डाउन, वेड डाउन हेड, यहाँ किस तरह से, यानी वेड मीन्स वजनी, वेड मीन्स बोझ युक्त, दैट मीन्स क्या हुआ, यदि इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास भी करें तो कुपोषित जो बच्चा है उसका फिजिकल, शारीरिक यानी जो स्थिति, यानी जो है कमज़ोर होने की वजह से केवल उसका जो सर है, सिर है ऊपर का, वो बड़ा और वो बोझिल हो जाता है, प्रोबेबली वन थिंग। एंड अदर में भी एक दूसरी ये भी बात हो सकती है कि उस यानी लड़की के मस्तिष्क में बहुत सारी उलझने हैं, so many problems, and for this reason she has put down her head। The paper seeming boy, here paper seeming boy means a very thin one,
पेपर स्विमिंग बॉय से क्या मतलब है? बहुत पतला, विद रेड आईज। एक बच्चे का वर्णन किया, उस कक्ष में लड़की कैसी, यानी टोल, और क्या, वेड हेड डाउन, सिर नीचा करके बैठी लड़की। आपसे पूछा जाएगा कि यानी कितने बच्चों का डिस्क्रिप्शन किया, तो आपको याद रखना है पहले यानी एक लड़की का, और अब बता रहा है कि उस एक और लड़का है वहाँ पर, द पेपर स्विमिंग बॉय, और उसके लिए बड़ा वर्ड यूज किया, पेपर स्विमिंग बॉय। इसमें सटल आयरनी है, सटल आयरनी। पेपर स्विमिंग बॉय बिल्कुल पतला, ऐसा जिस तरह से पेपर को यूँ करके उसकी दूसरी तरफ की चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा क्या, यानी स्किन बॉडी, उसमें कुछ नहीं, केवल यानी जो है उसमें स्विमिंग बॉय विद रेड आईज। यहाँ एक चीज, रेड आईज, उस बच्चे की आंखों को चूहे की आंखों से बताया। रेड आईज क्यों कहा? चूहे की आंखों से ये मतलब है कि जिस तरह से चूहा चंचल होता है और उसकी आंखों के जरिए वो सीकिंग फॉर समथिंग, सर्चिंग फॉर समथिंग, मीन्स यहाँ इस बच्चे को रेट से, चूहे से तुलित करके बताना चाहता है, मीन्स विद हंगर एंड फॉर सीकिंग समथिंग, यानी कुछ चाह रहा है। ग्रीडी आईज, यहाँ रेड आईज से मतलब है ग्रीडी आईज, और ग्रीडी आईज से मतलब ललचाई आंखों से, ललचाई आंखों से मतलब वांट्स समथिंग। ओके, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, बहुत ही गजब का सटायर यहाँ चलता है। कवि कहता है कि ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, वो कैसा है? उसे यहाँ हेयर मीन्स होता है, मीन्स हेरेडिटरी। हेरेडिटरी मीन्स एक वर्ड हम यूज करेंगे हेरिटेज, एज हम जनरेशन टू जनरेशन, मीन्स कहने का मतलब हमारे अभिभावकों से किस तरह से हमें गिफ्ट मिलते हैं। बट हियर इट्स ग्रेट ट्रेजेडी दैट दीज डिप्राइव्ड चिल्ड्रन ऑफ डिप्राइव्ड पेरेंट्स and they got as a hereditary the disease. And what type of disease? Twisted bones, एक हड्डियों की बीमारी, कैल्शियम की कमी से, न्यूट्रिशन की कमी से किस तरह से हड्डियां मुड़ जाती है, इस तरह की बीमारी उसे अपने अभिभावक से मिली है। रिसाइटिंग फादर्स नाल्ड डिजीज, नाल्ड इज ए डिजीज, एंड ये आपकी वही बीमारी है जो हड्डियों से रिलेटेड है। नाल्ड, नाल्ड व्हाट टाइप डिजीज? द डिजीज रिलेटिंग टू बोन्स एंड डिफेक्ट्स इन बोन्स। जब इस तरह की यानी न्यूट्रिशन की कमी से होती है तो इस तरह का वो यानी बालक है। हिज लेशन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये अपनी डेस्क से अपने यानी जो है लेसन ले रहा है क्लास में। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, कक्ष को कभी आगे बताता है, और यहाँ पर जो वर्ड है डिम क्लास, डिम क्लास हमें दो चीज़ों को बताता है यहाँ पर। पहला तो ये आता है कि वहाँ पर इक्विपमेंट्स ऑफ द क्लास, क्लास की जो सुख सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए। डिम से मतलब है प्रोबेबली बराबर वहाँ पर प्रकाश नहीं है, लेकिन डिम से एक और मतलब है कि जो इन बच्चों को उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं है। डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बालक है जो बहुत प्यारा है लेकिन जिस पर यानी ध्यान नहीं दिया गया है, से मीन्स है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है। चिल्ड्रन आर स्वीट हियर, आइदर दे आर फ्रॉम हाई और लोअर। हियर प्रोबेबली एज ए पैसिफिस्ट, एज ए सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के रूप में कवि का ये तात्पर्य
बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, चाहे वो इसके हो या उसके, छोटे के हो या बड़े के। और उस बच्चे के साथ यानी डिस्टिंक्शन के साथ भेदभाव क्या हो रहा है, क्लास में उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्वीट एंड यंग इज आइज लाइव इन अ ड्रीम, और सपने देख रहा है। वो बालक जो बैठा हुआ है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो सपनों में खोया हुआ है। दे हैव देयर ओन ड्रीम्स, बच्चे अपने स्वयं के अपने सपने रखते हैं। एंड व्हाट टाइप ड्रीम्स, ऑफ अ स्क्वेरल गेम, गिलहरी, चंचल गिलहरी को देखकर सपनों में खोया हुआ है। इन अ ट्री रूम, ट्री रूम मीन्स होलो प्लेस इन अ ट्री, बड़े बड़े पेड़ के अंदर जो होलो खोखली जो जगह हो जाती है, जिसे गिलहरी अपना घर बना देती है, उसमें से आना जाना, चंचलता से यानी भागना फुदकना, गिलहरी चंचलता का प्रतीक है। और ऐसे आनी जो है ये बचपन से रिलेटेड है। द एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्डहुड, he has lost in such a dreams, sweet dreams, because child has been here highlighted as a sweet one, and he has lost in his own sweet dreams. Other than this, इस स्टेंजा में हम देखते हैं पोइट ने उन बच्चों के कक्षा कक्ष से उनकी बच्चों की स्थिति को बताया, और हमें इन पंक्तियों के इन लाइंस के द्वारा ये पता लगा कि लाइव कमेंट्री ऑफ पोइट, पोइट की लाइव कमेंट्री सीधा प्रसारण कक्षा कक्ष से जो हो रहा है उसे हमें क्लियर हुआ। 3 बच्चों को कवि ने पॉइंट आउट किया। एक लड़की जो लंबी है, जो शारीरिक रूप से बहुत यानी जो दुबली है, उसका सिर बहुत बड़ा है, भारी, और वो सिर नीचे रखकर यानी बैठी हुई है, शायद वो किसी यानी बात से परेशान है, उसके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा एक यानी जो है दुबला पतला, एक प्रकार से कवि ने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, यानी बिल्कुल चमड़ी मात्र पेपर सीमिंग बही और रेड आइज से बताकर, यानी किस तरह से कुछ पाने का लालच उसकी आंखों से नज़र आता है कि उसे कुछ चाहिए, कुछ यानी जो है फीडिंग चाहिए, इस तरह की मीन्स है यानी हंग्री एंड सीकिंग फॉर समथिंग। अगला आपको अननोटेड बॉय, एक और अननोटेड और जो सपनों में खोया हुआ है, दैट मीन्स बच्चों के सपने होते हैं। ये एक स्टेंजा, द ओपनिंग स्टेंजा। नाउ इन सेकंड स्टेंजा पोइट स्टार्ट्स टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द क्लासरूम। अब कवि क्लासरूम की स्थिति को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता है, और क्या कह रहा है, ऑन सार क्रीम वॉल्स। यहाँ हम देख रहे हैं एक वर्ड आया सौर और क्रीम वॉल्स। यहाँ बी नॉट कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज न हो, यहाँ क्रीम के 2 मीनिंग होंगे आपके, और 2 मीनिंग आपका, पहला मीनिंग होगा कलर, क्रीम कलर, और दूसरा यहाँ पर यानी क्रेक्ड, इसलिए लिटरेरी यहाँ पर पन होगा, इसमें पनिंगली। पोइट अप्लाइज पन हियर एंड द पर्पज ऑफ द पन इज अम्यूजमेंट इन लिटरेचर। ओके, हियर वी हैव टू टेक द मीनिंग एज द contextual lines, and in the reference of contextual lines here cracked walls means यानी बहुत ही बुरी स्थिति, लंबे दिनों की रंगाई पुताई नहीं होने की वजह से जर्जर दीवारें यानी होना, ये पोइट का डोनेशंस शेक्सपियर हैड। कक्षा कक्ष की स्थिति कवि डिस्क्राइब करता है, और उसमें क्या है, डिस्प्ले ऑफ डोनेशंस अगेंस्ट द वॉल्स, दीवारों पर डोनेशंस को यानी जो है डिस्प्ले कर रखा है, और उसमें पोइट ने कहा शेक्सपियर्स हैड। यहाँ इसमें हम शेक्सपियर्स हेड
यदि वर्ड मीनिंग लेते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो यहाँ पर शेक्सपियर सेड से मतलब है शेक्सपियर का सिर। बट नो, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे एक लिटरेरी टर्म है आपका सिनेक्डॉट, और उसका प्रयोग करते हुए कवि कह रहा है कि शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है क्लाउडलेस एट डॉन, और सुबह का यानी जो है दृश्य, सुबह का यानी जो मॉर्निंग दृश्य की पिक्चर लगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और मॉडर्न यानी जो है अर्बन पिक्चर्स लगी हुई है। हाउ सिविलाइजेशन मीन्स द वर्ड इज ऑन प्रोग्रेस, उनकी बेल्ट फ्लारी, और आस्टियन यानी जो है जो ट्रॉयलीज नाम की जो पहाड़ी अल्पाइंस है, किस तरह से वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। उनके सुंदर यानी पोर्ट्रेट्स पिक्चर्स हंग अगेंस्ट द वॉल। ओपन हैंडेड मैप और आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियल आधुनिकीकरण, इंजीनियरिंग वर्क्स, और किस तरह से उन्नति हो रही है उसके बड़े बड़े यानी जो है ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड से यहाँ पर हम कह देंगे यानी नॉट टेक्निकल, ड्रॉन बाय द हैंड, अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड। और इस तरह से यानी कहने का मतलब नई आधुनिकीकरण की तस्वीरें अलग अलग तरह की, जो इस बात का प्रतीक है कि हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है, हमने कितनी उन्नति कर ली है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ड। हियर पोइट सेज, एज मैटर ऑफ फैक्ट व्हेन वी कम टू एजुकेशन, that education is the window of the future, but these windows can't be, such windows can't be helpful to them। ये जो कक्ष है, जो ये यहाँ का स्कूल है, ये वातावरण इनके लिए अपने जीवन का यानी प्रोग्रेस का पायदान नहीं हो सकता। शिक्षा किस तरह से यानी मनुष्य को अपने जीवन के सोर्सेज, अपने जीवन के आयाम देती है, लेकिन कवि यहाँ पर उम्मीद नहीं करता। दो पोइट इज नॉट पेसिमिस्टिक, एक और चीज है, पोइट इज नॉट पेसिमिस्टिक बट पोइट थिंक्स दैट एज द पर्पस ऑफ द एजुकेशन ही थिंक्स probably not fulfilled, and their word were all their futures painted with fog। यहाँ कवि ने सिंबॉलिक तरीके से पेंटेड विद फॉग मीन्स दीज चिल्ड्रन फ्यूचर इज फॉग्ड। ये सिंबॉलिक वर्ड है फॉग्ड। सिंबॉलिकली पोइट वांट्स टू से हाउ, जिस तरह से हम ज्योग्राफिकली साइंटिफिकली यदि वर्ड को समझते हैं फॉग, एंड ड्यू टू फॉग हाउ अनक्लियर, किस तरह से कोहरे की वजह से यानी हमें चीज़ें अनविजुअल हो जाती हैं, और भविष्य से जोड़ कर वो कह रहा है ऐसे वातावरण में कभी को ऐसा लगता है कि इनका भविष्य कभी भी यानी जो है उज्जवल नहीं हो सकता। उसे इस बात से यानी यहाँ कवि का दुख व्यक्त होता है। A narrow street sealed in with lead sky। कवि का यहाँ कहना ये है कि जैसे a narrow street sealed in with lead sky। lead sky means liberty, freedom, and poet here thinks that there is no chance of freedom to these children। इन बच्चों के लिए आज़ाद होने के अवसर नजर नहीं आते। नेरो स्ट्रीट सील्ड, ये सटल आयरनिकल है। गलियां, संकरी गलियां, कंजस्टेड यानी जो एरिया मीन्स, इसके अलग और मीनिंग भी, आयरनिकल मीनिंग भी है। किस तरह से इन बच्चों के लिए, इन स्लम चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन के नाम जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वो
यानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं है और ऐसा लगता है। far far from rivers, caps and stars of words। फिर again poet in the stream in the approach of emphasizing करके फिर कवि बोल रहा है far far from rivers। यदि हम इसको अदर वे में लें तो एलिट्रेशन भी है। फ्रॉम रिवर्स, कैप्स, रिवर्स मीन्स समंदर, नदियाँ, कैप्स मीन्स उन्हीं से सेपरेट पार्ट मीन्स खाड़ियाँ, लहरें, नहरें, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। स्टार्स ऑफ वर्ड्स से मतलब है उनकी काल्पनिक दुनिया, उनका अपना संसार, ये इन बच्चों से बहुत दूर है। किस तरह से उनके सपने होते हैं, किस तरह से बच्चों का यानी भविष्य होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इनको अपना यानी जो है उज्जवल भविष्य बिल्कुल यानी जो है नज़र नहीं आता है। ये आपका सेकंड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में कवि अपनी एग्रेसिवनेस दिखाता है। कवि बहुत ही यानी दुख के साथ बोलना चाहता है। कंट्रास्ट लाइफ, कंट्रास्टिंग लाइफ को यानी बताना चाहता है। क्या एक तरफ इन बच्चों को मूलभूत जो सुविधाएं शिक्षा में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ आपने देखा सेकंड स्टेंजा में कि कवि की कल्पना ये रही कि इनको ऐसा लगता है कि इन्हें चांस नहीं मिलेंगे, इन्हें अवसर नहीं मिलेंगे, और इनके साथ इनका उपवास दे हैव बीन आल्सो मॉक्ड बाय प्रेजेंटिंग द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, द प्रोग्रेसिव वर्ल्ड, और इंडस्ट्रियल दुनिया को इनके सामने यानी दिखाकर शायद इनका उपहास किया गया है, इनकी तौहीन की गई है, इनका मजाक किया गया है। और इसे कवि इस बात में बताता है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। कवि ये कहता है, सेकंड स्टेंजा में आपने देखा शेक्सपियर का पोर्ट्रेट लगा है दीवार पर। यहाँ कवि कहता है कि निश्चित तौर पर शेक्सपियर इन बच्चों के लिए एक विक्ड, देयर आर सो मैनी मीनिंग्स। यदि हम डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं तो शैतान, बुरा, लेकिन यहाँ कवि जो कहना चाह रहा है एक प्रकार से बुराई मात्र है। बुराई मात्र क्यों है शेक्सपियर? इसलिए बिकॉज शेक्सपियर इज द ग्रेट फिलोसोफर। शेक्सपियर का 16th सेंचुरी का जो जमाना रहा उसमें ट्रेंड इन लिटरेचर का ट्रेंड क्या रहा, शेक्सपियर का ट्रेंड क्या रहा? शेक्सपियर हाई ब्लू ब्लडेड फैमिलीज, हाई रॉयल फैमिलीज is a themes of literature relating to the blue blood families and love and philosophy। यहाँ इन बच्चों के लिए किसी दर्शन और किसी हाई यानी जो है विषय वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कवि का कहना ये है कि इनके लिए पहले बेसिक यानी रिक्वायरमेंट्स, पहले इन बच्चों के लिए इस तरह से आइडियल शेक्सपियर के यानी पोर्ट्रेट या शेक्सपियर को यानी जो है बताना। इसलिए कवि का कहना यह है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप इज बैड एग्जाम्पल। यू नो इन आर सेकंड स्टेंजा poet says how industrial and progressive map of the cities modern style have been hung, and here no use for these children of them। बच्चों के लिए इनका कोई उपयोग नहीं। बच्चों के लिए सबसे पहली आवश्यकता, परम आवश्यकता है
कि हम उनके लिए उनकी परम जो मूलभूत आवश्यकता है, ये बच्चे सबसे पहले उनको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, सबसे पहले उनको प्रॉपर केयर की आवश्यकता है, सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन दैट शुड बी क्वालिटेटिव, very essential requirement in education. Whether we are able to make available qualitative education, quality education, that is the question. And a poet here interrogatively speaking, because in introductory part I just introduce you that modern poetry it a self interrogation. आधुनिक जो काव्य है, आधुनिक जो कविता है, वो प्रश्न उठाती है और कवि यहाँ हमसे प्रश्न करता है, क्या हमें सबसे पहले उन्हें ऐसे बच्चों को समाज का ऐसा तबका जिसे मूलभूत आवश्यकताएं यानी चाहिए, क्या वो उपलब्ध नहीं करानी चाहिए? क्या उनके पास इतने आदर्श की बातें हम करें? इसलिए कवि ने कहा, with sheep and sun and love tempting them still. One thing also I would like to clear you. एक और बात बार बार मैं अन्य वीडियोज में भी कहता रहा हूँ, आपने अन्य वीडियोज भी सुने होंगे तो उनमें भी बात आपने महसूस की होगी। देखिए, we should go to the view of the writer, the author, the poet. Otherwise killing of the wit, इस बात का विशेष ध्यान रखें साहित्य पढ़ते और पढ़ाते समय। हमें उसी व्यू में जाना है जिस व्यू में पोइट का, राइटर का उद्देश्य रहा, मन रहा। अदरवाइज बहुत सारे मीनिंग लेने को, यदि हम सिंबॉलिक मीनिंग अपने तरीके से लेना स्टार्ट कर देंगे तो नहीं होगा। लिटरेचर में दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यदि कन्फ्यूजन आएगा तो कुछ ऐसे लिटरेरी वर्ड्स और लिटरेरी फिगर्स है जो कंफ्यूज पैदा कर सकते हैं। वे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। जैसे आपका है पन, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू बी नोन, टू बी स्टडीड, टू बी लर्नड। आपका सिनेक्डाट है, एनेक्डाट है, सिंबल है, ये इस तरह के यानी आपके लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स है जो हमें कंफ्यूज पैदा कर सकते हैं, हमें डिरेल्ड कर सकते हैं, हमारे विषय से भटका सकते हैं। पोइट क्या कहना चाह रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो कि इसमें आपको स्टेंजा में दिख रही है। क्या कह रहा है? विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये जो बच्चे इस कक्ष में बैठे हैं, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जिन बच्चों का वर्णन चल रहा है, ये बच्चे इन सारी बाह्य सुख सुविधाओं को देखकर क्या कर रहे हैं? दे वांट टू हैव देम। टेम्पटिंग मीन्स ललचा रहे हैं, एंड टू स्टील का मतलब स्टील मीन्स यहाँ पर चोरी करना नहीं है। टू स्टील मीन्स टू हैव, उनको पाना। एज यू नो, दे हैव देयर ओन ड्रीम्स, दे आर स्वीट एंड दे हैव स्वीट ड्रीम्स। वे प्यारे बच्चे, वो सुंदर सुंदर बच्चे, उनके अपने सुंदर सपने हैं। ये बाह्य जो दुनिया है जिसको वो देख रहे हैं थ्रू द विंडोज, उनका जो वो क्राइटेरिया ऑफ द स्लम स्कूल, वो जो एरिया है, वो जो उनकी लोकेलिटी है, वो किस तरह से है? सील्ड है। मीन्स इसके अलावा उनको और कुछ नज़र नहीं आता। उनकी चाहत है फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रेम्ड होल्स। बहुत ही प्यारे तरीके से कवि अपने शब्दों का चुनाव कर आगे बढ़ता है। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न मीन्स दे आर डिसीव्ड। इन बच्चों को सामाजिक तरीके से धोखा हुआ इन देयर क्रेम्ड होल्स।
क्रैम्ड होल्स, हम यदि वर्ड पर जाते हैं तो एक प्रकार से मीन्स चूहा बिल, चूहे का जो घर, जो जमीन के अंदर वो होलो करके उसमें रहता है, टनल हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल एग्जैक्ट वर्ड यदि हम कहेंगे जिस तरह से कवि ने कहा तो वो क्रैम्ड यानी होल से मतलब है। और दैट मीन्स क्या, जिस तरह से चूहा अपने बिल में जाने पर सब तरफ से यानी कट ऑफ हो जाता है, इसी तरह से इन बच्चों का यानी क्या है, वर्ड है, इनकी दुनिया है, इनका यानी जो संसार है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। आप देखेंगे बच्चों स्ट्रक्चरली जब प्यारे तरीके से आप ध्यान देंगे तो यहाँ इंटरोगेशन लगा है, और इंटरोगेशन एक स्ट्रक्चरली इस बात की डिमांड करता है कि हमारा या तो WH वर्ड हो या हमारा हेल्पिंग वर्ब हो, तब हम इंटरोगेशन लगाते हैं। आप यहाँ देखेंगे इसमें बिना यानी जो है इस तरह से इंटरोगेशन लगा हुआ है। हम जानते हैं यदि ऐसा स्ट्रक्चर होता है लिटरेचर में या इस तरह से क्वेश्चन रखा होता है लिटरेचर में, यू नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन लैंग्वेज, अबाउट 6 क्वेश्चंस आर, and you know only WH questions and HV questions, okay, remaining 4 also you have to know, okay. And here it is introduced to you through literature. In literature such type of question is regarded rhetorical question. And what does mean rhetorical question? Rhetorical question means a question that has answer in its tone. ऐसा क्वेश्चन जिसकी टोन में अपना जवाब होता है, आंसर होता है। कवि हमसे क्या कह रहा है, रिटोरिकली, पोइट स्पीक्स रिटोरिकली फ्रॉम लॉन्ग टू एंडलेस नाइट। एंडलेस नाइट, अंतहीन रात, रात अंधेरा। यहाँ एंडलेस रात से क्या तात्पर्य है, इनका संसार, कौन सा संसार, हाउ दे आर डिप्राइव्ड मीन्स पॉवर्टी, फुल ऑफ पॉवर्टी, स्कैरसिटी, और उनको किस तरह से यानी सुख सुविधाओं के अभाव में यानी रहना पड़ता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ, इनका अंत नहीं होने वाला। ये ऐसे यानी कहने का मतलब चलेंगे। और जब कवि ऐसा बोलता है और रिटोरिकल टोन में बोलता है, देन ये आस्क अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस टू द सोसाइटी वेदर इट विल बी द एंड, वेदर देयर वर्ड विल बी द ब्राइट वन। क्या उनकी दुनिया अच्छी होगी, क्या वो अपनी इस अभाव युक्त अभावग्रस्त दुनिया से बाहर निकल पाएंगे, क्या उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। और इस टोन में आंसर है नो, प्रोबेबली इम्पॉसिबल ऑन देयर स्लैग हीप। एक बहुत ही सटायरिकल आयरनिकल वर्ड है स्लैग हीप। ये वर्ड मैं प्योरली आपको बोलूं तो आपकी कोई भी डैमेज्ड जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप एक प्रकार से कबाड़ बोलते हैं, उसमें क्या होता है, जो मूल जो स्ट्रक्चर होती है किसी भी आर्टिकल की, वो मूल स्ट्रक्चर उसका बिगड़ जाता है, उसका यानी कहने का मतलब ढेर। वेरी आयरनिकली इन बच्चों को क्या कहा, बिकॉज फिजिकली दे आर नॉट फिट फॉर, शारीरिक रूप से वो फिट फॉर नहीं है। माइनर न्यूट्रिशन यानी उनको न्यूट्रिशन बराबर नहीं है। सो वो क्या है, दे आर विक्टिम्स ऑफ माइनर न्यूट्रिशन, वो कुपोषण के शिकार है। और इसलिए कवि कहता है दीज चिल्ड्रन वियर स्कीन्स पीप्ड। ये एक वर्ड ऐसा है जो पूरी यानी पोयम में हमारा ध्यान आकर्षित करता है। क्या कहा कवि ने,
where skins peeped through by bones। बिल्कुल दुबले पतले, केवल चमड़ी पहने हुए। चमड़ी पहने हुए ऐसे मीन्स ऐसे पतले उनके शरीर पर कई मांस नहीं, दैट मीन्स वे बहुत बिल्कुल यानी बीमार, इल, फिजिकली नॉट फिट, शारीरिक रूप से बिल्कुल दुबले पतले, बीमार, रुग्ण। उन बच्चों को कवि ने सटायरिकली बताया, वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टर्स ऑफ स्टील। एक और उन बच्चों की स्थिति को बता रहा कवि, क्या कह रहा है, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। एक तो यहाँ स्पेक्टल्स मीन्स ग्लासेज, चश्मा, और वो कैसे बताए, स्टील, दैट मीन्स चश्मा यदि स्टील फ्रेम्ड का है तो उसका मतलब है उनके मोटे ग्लास होने की वजह से चश्मा को यानी मेटल फ्रेम दिया जाता है। और वो क्यों, उनके मोटे ग्लास का मतलब है बहुत ज़्यादा यानी उनका विजन, आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होना, कमज़ोर होना। इस बात का परिचय कि उनका शारीरिक दुर्बलता इतनी है कि उन्होंने मोटे मोटे यानी जो है फ्रेम वाले चश्मा उनके लगे हैं। और एक और जो उसमें भी एक चीज़ बताई कवि ने, वो क्या, स्टील विद मेंडेड ग्लास, और उसमें जो ग्लास है वो कैसे हो रहे, मेंडेड मीन्स बार बार उनकी मरम्मत की हुई है। कैसे, लाइक ए बोतल बीट्स ऑन स्टोन्स, बार बार मेंडेड, बार बार उनकी मरम्मत की गई, ऐसे वो ग्लास पहने हुए हैं। पहली बात कैसे, स्टील फ्रेम्ड है। स्टील फ्रेम किस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि उनका आई विजन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मोटे ग्लास लगाया नहीं का मतलब है मेटल फ्रेम बनाना, स्टील के फ्रेम लगे हुए। लेकिन इसमें भी एक और बात कि उनको मेंडेड किया गया है, उनको बार बार मरम्मत किया हुआ है। और मरम्मत किया हुआ है, एक इस चीज़ को क्लियर करने के लिए अगेन पॉइंट अप्लाई जैसी मिली, कवि ने दोबारा सिमिले का प्रयोग किया। और सिमिले का प्रयोग आप देखिए कि वो जो ग्लास है वो क्या हो रहे हैं, ऐसे लग रहा बीट्स ऑन स्टोन, मीन्स जैसे कोई ग्लास, कोई कांच पत्थर पर जब गिरता है तो वो क्रश्ड, ऐसा क्रश हो जाता है, चकनाचूर हुआ, वो फ्रेम में दबा रखा, मीन्स वही कहना चाहता है इन स्मॉल बीट्स। इसका मतलब क्या है, despair and misery। Here poet is highlighting the despair and misery। despair और misery इन क्लासरूम में जो यानी चारों तरफ कवि को दिखाई दे रही है, इन बच्चों की स्थिति से जो दिखाई दे रही है उसको कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। एंड लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन्स all of their time and space are foggy slum। उनका जो भाग्य है ये फोगी स्लम है, all their time space, इनका जो भाग्य ऐसा लगता है कि ये born in a slum and living in a slum culture, slum culture। You know, in your syllabus there is a certain lesson entitled Lost Spring। आपके कोर्स में एक और इस तरह का लेसन प्रोज में रहा है और उस लेसन का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। एनजंग द्वारा लिखा गया, उसमें भी राइटर ने, लेखिका ने बहुत गजब इस तरह की समस्या उठाई है। इंडस्ट्रियल सिटीज, इंडस्ट्रियल कंट्रीज, एक तरफ हम विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम मानवीय मौकरी, मानवीय उपास कर रहे हैं कि हम हमारे अपनों को नेगलेक्ट कर रहे हैं। किस तरह से
यानी अन्याय कर रहे हैं, मानवता को हम मानवीय मापदंडों से डील नहीं कर रहे हैं। हमारे जो परम यानी जो हमारी जो मास पब्लिक जो है उसको जो हमें मानवीय दृष्टिकोण से जो करना चाहिए, बाइबल सेज, एर अर धर्मा सेज, जिस तरह से हमारे शास्त्रों में कहा गया दैट वी आर कीन्स एंड वी शुड कम फॉरवर्ड विद ओपन हार्ट टू ईच अदर। लेकिन हम जब देखते हैं समाज में तो बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। उनमें से कवि एक को उजागर जो कर रहा है, all of their time and space are foggy slums, so blot their maps with a slum as big as doom. Again, you know the introductory words of simile in literature. Introductory words simile के 3 होंगे, आपको मैंने पहले भी कहा, like, एज और आपका सो। यहाँ फिर यानी जो है एज बिग एज डूम। डूम मीन्स यहाँ हम कहेंगे अंधकार, डूम मीन्स तो आपका द लास्ट जजमेंट डिक्शनरी मीनिंग, बट हियर मीन्स द डार्कन्ड वन, मीन्स फुल ऑफ डेस्पेयर, फुल ऑफ डेस्पेयर, सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। दूसरे स्टेंजा में इंडस्ट्रियल वर्ल्ड मैप डिस्प्लेड, प्रोग्रेसिव मैप्स डिस्प्लेड। ओके, ये दिखाने के लिए कि हमने कितना विकास कर लिया। लेकिन इनका जो मैप है, इनका जो वर्ड है वो कैसा है, डूम्ड है, देयर इज नो होप, कोई उम्मीद नहीं लगती। इन पंक्तियों को पढ़कर बच्चों ये बिल्कुल भी, बहुत सारे क्रिटिक्स ये कह देते हैं कि दिस स्टेंजा फुल ऑफ पेसिमिस्टिसिज्म। यहाँ पेसिमिस्टिसिज्म नहीं है, बिकॉज दिस पोएम इज ऑब्जेक्टिव, आइडिया रन्स इन ऑब्जेक्टिविटी। आपका जो विचार है वो ऑब्जेक्टिविटी में चल रहा है। पोइट इज डिस्क्राइबिंग द कंडीशन, हमें कवि जैसा देख रहा है वैसा, इसका मतलब है ये बड़ी दयनीय स्थिति है, निराशाजनक स्थिति है, इन बच्चों का भविष्य यानी अंधकार में है। हम ये कह सकते हैं इनका भविष्य अंधकार में है। एक वर्ग है हमारे समाज का जिसकी ये स्थिति है और उसका कोई भविष्य नहीं है, वो मुख्य धारा से जुड़ने के उसके चांसेस नहीं है। इसके पीछे यदि हम बात करें, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड के एक सर्टेन आइडिया को हम लें तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल है, दैट आइडिया इज एप्लीकेबल। आई थिंक, मैं समझता हूँ उसको यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, इसे कंपेयर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें क्या कहना चाहा कवि ने, कवि ने कहना चाहा इन कब्रों में हैम्पडेन हो सकता है, क्रोमवेल हो सकता है और म्यूट मिल्टन हो सकता है। बहुत गजब की लाइन, बहुत गजब का आइडिया। और क्या कहा उसने, इफ दे हैड चांस, यदि उनको अवसर मिले होते, they would have proved themselves progressive, and this phrase has been applied for the people with whom he was sympathized, and these are the poor villagers। और ये कौन, वो गरीब किसान जिनके साथ कवि की सांत्वना, कवि का यानी सिंपैथी चलती है। यहाँ भी इन बच्चों पर वही थीम अप्लाई की जा सकती है, वही आइडिया अप्लाई किया जा सकता है। कवि उसी स्ट्रीम में चल रहा है। क्या कहना चाह रहा है, इफ दे वुड हैव बीन चांस्ड, यदि इनको अवसर दिए जाए, इफ दे आर चांस्ड, यदि इनको अवसर दिए जाए, दे वुड प्रूव देमसेल्व्स प्रोग्रेसिव, वो अपने आप को प्रोग्रेसिव साबित कर सकते हैं, अपने आप को मुख्य धारा में जोड़कर वो जो है यानी अपनी
ऊर्जा, अपनी एबिलिटी, अपनी एबिलिटी योग्यता को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन मेन मुख्य बात ये कवि कहना चाहता है, दे बोर्न इन स्लम एंड लिव्ड इन स्लम एंड प्रोबेबली वुड लिव इन स्लम्स एंड दैट इज देयर फेट, यही उनका भाग्य है प्रोबेबली। एंड इन द लास्ट दैट इज द फोर्थ स्टेंजा, अंतिम जो स्टेंजा है, जो इस कविता का फोर्थ स्टेंजा है, इसमें कवि ने पोइट अपील्स हियर, यूनिवर्सल अपील, कवि यूनिवर्सली एक अपील करता है और कवि ने कुछ रेस्पॉन्सिबल यानी पीपल्स को एड्रेस करते हुए, बट इट्स आवर ओन ड्यूटी, ये हमारी सबकी ड्यूटी है, यूनैनिमसली वी हैव टू कम फॉरवर्ड। एंड पोइट सेज अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर्स, जब तक जो रेस्पॉन्सिबल फेलोज हैं, पोइट मेंशंस दीज पोस्ट गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। जब तक ये अपना रोल अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे, रेस्पॉन्सिबल पोस्ट, जिम्मेदार लोग, शिक्षा से जुड़े जिम्मेदार लोग, समाज के रेस्पॉन्सिबल लोग, तब तक इनका भविष्य यानी परिवर्तित नहीं हो सकता, सुधार नहीं हो सकता। कवि ने एक अप्लाई किया वर्ड और ये उसी तरह से अंधकार में चले जाएंगे जैसे कैटेकोम्स। एक कैटेकोम वर्ड का मतलब है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, जैसे अंडरग्राउंड ग्रेव्स में दफन करने के बाद उनको बुला दिया जाता है और उसी तरह से ये हो जाएंगे। ब्रेक ओ ब्रेक, इन दिस लाइन पोइट अपील्स, पोइट अप्लाइज अपोस्टोपे एंड सेज ब्रेक दीज सेकल्स, ये जो इनके लिए सेकल्स, ये जो परिधियाँ, जो इनकी पाबंदियाँ हैं, इनके प्रति जो नेग्लिजेंसी है, इसको तोड़ दो। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और इनको चांस दो, मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, उनको अपॉर्चुनिटीज दीजिए। टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे यानी मैदान दिखाओ। दैट मीन्स ग्रीन फील्ड्स का मतलब है यहाँ पर जिस तरह से बाइबल में भेड़ों को पहाड़ियों पर ले जाने के लिए जब छोड़ा जाता है तो बहुत चंचलता के साथ और क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ वो ताज़ी हवा और यानी शुद्ध यानी वातावरण में भागती है। मीन्स यहाँ पर इन बच्चों के लिए फ्रीडम, इनको इस तरह के वातावरण से मुक्त कर दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनकी दुनिया को बना दो क्या, रन एज्योर ऑन गोल्ड सेंड्स, स्वतंत्र कर दो। रन एज्योर, एज्योर मीन्स तो वैसे ब्लू होता है, बट एज्योर इज द सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन एंड हियर पोइट रेफर्स एज्योर एज ए symbolic word for the freedom। Make them liberate and let their tongues run naked into books and let them have education, and not only education in proper stream, और उनको यानी सही शिक्षा दें, उनको यानी जो है अवसर यानी प्रदान हो, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। यहाँ आप देखेंगे इसमें रन रन, ये एनाफोरा, लिटरेचर में एनाफोरा लिटरेरी फिगर है। हाउ दीज टू वर्ड्स आर सेम इन द टू लाइन्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। यहाँ ग्रीन लीव से मतलब है लिटरेचर, ग्रीन लीव से मतलब है यानी बुक्स, और उनको यानी एजुकेशन दें, उन्हें बुक्स यानी जो है दें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, सन इज द सिंबल ऑफ एनर्जी एंड पोइट सेज इतिहास वही बनाते हैं जो यानी शिक्षा प्राप्त करते हैं। मीन्स दोज हु आर फुल ऑफ एनर्जी, एंड हियर
Described children are out of energy. ये बच्चे दो तरह से यानी एनर्जी जो मनुष्य में होनी चाहिए, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, एंड दीज चिल्ड्रन आर आउट ऑफ such energy. Here by the last word, poet appeals. Throughout the stanza, poet appeals the word and the responsible post that they have to pay their duty. If unanimously we come reformation, we would try to reform the word of these deprived children, then no doubt they will come in the mainstream of the development. And poet hopes here very hopefully, poet appeals hopefully comes to an end. I think you have taken the proper meaning. If you have any problem to go through my explanation or interpretation, then comment me. Then just following your comment, after your comment I will try to explain also. I hope you have taken proper meaning. Then thank you. We will meet in next videos. Okay.